नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी राहत दिल्ली सरकार ने दी है। सोमवार से दिल्ली अनलॉक की प्रोसेस से शुरुआत करेगा, यानी सोमवार से दिल्ली अनलॉक होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है कि सोमवार से दिल्ली में बाजार और मॉल खोले जाएंगे। मेट्रो जिसके पहिए थमे हुए थे वो 50% क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बाजार और दुकानें खुलेंगी वो ऑड इवन के तहत खुलेंगी। छूट के साथ लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दिल्ली में दुकानें खुली रहेंगी। प्राइवेट दफ्तर भी खोले जाएंगे। सुबह को 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक दिल्ली के बाजार और मॉल खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और ये दुकानें और मॉल्स जो खुलेंगी वो ऑड इवन के तहत खोले जाएंगे। हालांकि ऑड इवन का फॉर्मूला क्या होगा, किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से आगे आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चलेंगी। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। तो इस वक्त गुलशन सैफी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, दिल्ली में ऑड इवन के साथ बाजार खोले जाएंगे, क्या सरकार की तरफ से अभी ये जानकारी दे दी गई है कि ऑड इवन का फॉर्मूला क्या होगा, किस दिन कौन सी दुकानें खोली जाएंगी? जी, जो अभी अनलॉक है वो सोमवार से शुरू होगा। फिलहाल आज केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता कर इसकी अहम जानकारियां साझा की हैं, जिसमें उन्होंने बाजार और दुकानें खोलने की बात कही है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला अनलॉक था उसके अंदर फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स को ही खोला गया था, जिससे मजदूर अपनी रोजी रोटी पर जो आया संकट है उसे दूर कर सके। अब दुकानदारों और बाजार वालों के लिए राहत भरी खबर है, जिसमें मॉल भी खोले जाएंगे। रही ऑड इवन के आधार पर खोला जाएगा दुकानों को, जो दुकान का नंबर होगा ऑड या इवन के आधार पर उसको खोला जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि अगर मान लीजिए एक मॉल में 100 दुकानें, तो एक दिन में केवल 50 दुकानें ही खुलेंगी, बाकी की 50 दुकान अगले दिन खुलेंगी और जो आज दुकान खुली है वो कल बंद रहेंगी। इसी के साथ मेट्रो 50% यात्रियों के साथ दिल्ली में चलेगी। और भी कई तरह की इन्होंने सोमवार से छूट लागू कर दी है, जो अब बहरहाल देखने पर पता लगेगा कि दिल्ली सरकार की देर शाम तक गाइडलाइनें आएंगी, उसमें क्या क्या सुधार इन्होंने किए हैं और क्या क्या भी करने हैं। फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि सोमवार से जो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया है इसे लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामूहिक जलसे वगैरह पर रोक रहेगी, लेकिन बाजार और मॉल खोल दिए जाएंगे। और जो मेट्रो रोकी गई थी, जिसको दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, उसे भी 50% यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है। जी गुलशन, यहां पर सरकार के लिए तो दुकानों को खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि आर्थिक स्थिति को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। संभवतः इस बार जो सरकार ने कहा है कि 50-50 ऑड इवन के तहत दुकानें खोली जाएंगी, इसके लिए संभवतः सरकार की ओर से गाइडलाइंस में इस चीज का जिक्र होगा कि किस दिन कपड़े, एक दिन कपड़े की दुकान खोलेगी तो दूसरे दिन किताब कॉपी की दुकान खोल जाएगी, तीसरे दिन एक दिन हो सकता है फर्नीचर की दुकान खोली जाएगी। तो एक कैटेगराइज संभवतः सरकार करेगी कि किस दिन कौन सी चीज की दुकान खुलेगी। जी, कैटेगराइज भी होगा और ऑड इवन भी होगा। जैसा कि आपने पिछले जो अनलॉक किया उसमें देखा कि इन्होंने स्टेशनरी और गर्मी में पंखे का
सामान आदि बेचने वालों को छूट दी गई थी, जिससे लोग गर्मी में राहत पा सके। तो उस छूट को बढ़ाते हुए अब क्योंकि फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में जो है कच्चा माल नहीं दुकानों से आ रहा है, दुकानदार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति की फैक्ट्री खोलने के बाद भी दुकानदारों से माल नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी राहत होगी। बेसिक तौर पर यही रहेगा कि फिलहाल जो फार्मूला है वो ऑड इवन का है, चाहे वो ऑड इवन में कोई सी भी दुकान किसी भी दिन आ सकती है। इसके लिए खास तौर पर तैयारी नहीं है, लेकिन इतनी तैयारी जरूर है कि नंबर के आधार पर, जैसे सोमवार को मान लीजिए ऑड खोला जाए, मंगलवार को इवन खोला जाए, फिर बुधवार को ऑड खोला जाए, इस तरीके से तैयारी रहेगी दुकानों को लेकर के। जी, मेट्रो को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस दिया गया कि 50% क्षमता के साथ चलेंगी, तो इसमें इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? क्या सीआईएसएफ के साथ कोई या दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार कोई बैठक करेगी कि कैसे तय होगा कि 50% ऑक्यूपेंसी हो गई है? देखिए, मेट्रो पहले भी इस मामले को लेकर सजग रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रखे गए, स्टेशन बंद रखे गए, ताकि जो कोरोना की महामारी है इसके दौरान जो भीड़ भाड़ का माहौल ना बने, इसके लिए मेट्रो पहले भी प्रयासरत रही है। और मेट्रो के पास अपना खुद का इतना बड़ा सिस्टम है, सिक्योरिटी है, स्टाफ है, कि अगर उसको कोई गाइडलाइन मिलती है तो उसको फुलफिल करने में वो रेडी है। क्योंकि मेट्रो में अगर आप देखें तो मेट्रो इस लॉकडाउन से पहले 50% लोगों के साथ चल चुकी है। मेट्रो के लिए कोई नया ट्रायल नहीं है, मेट्रो पहली बार कोई 50% के साथ नहीं चली, क्योंकि मेट्रो लंबे समय तक 50% यात्रियों के साथ चल चुकी है। अब उसी प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा रहा है। जी, चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि सोमवार से दिल्ली में अनलॉक की शुरुआत होगी। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि ऑड इवन के जरिए ये अनलॉक की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, अनलॉक की प्रक्रिया ये शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उस पे कामकाज को शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अब जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको भी शुरू किया जाना चाहिए। ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, उम्मीद थी कि दिल्ली भी अब अनलॉक के प्रोसेस से गुजरेगा और अनलॉक के प्रोसेस को दिल्ली सरकार शुरू करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यही है कि एक बार फिर से आप आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाएं और इसको सुचारू रूप से चलाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके इंडिकेशन दे दिए थे कि अब जो है क्रमशः जो है अनलॉक किया जाएगा। उसी के तहत सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और फैक्ट्रीज को जो है इसकी इजाज़त दी थी, अनलॉक की इजाज़त दी थी। लेकिन आज जो ऐलान किया गया उसके मुताबिक अब जो बाकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो इसेंशियल सर्विसेज से अलग भी होती हैं, उनको भी अब खोला जाएगा और ऑड इवन के तर्ज पर दिल्ली के बाजार खोले जाएंगे। ऑड इवन के तर्ज पर, यानी कि आज अगर एक बाजार खुलेगा तो कल दूसरा खुलेगा, इस तरीके से जो है बाजारों को खोला जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बार मेट्रो को भी 50% क्षमता के साथ मेट्रो को चलाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है कि अब मेट्रो को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। अगर अनलॉक की प्रक्रिया को समझें तो अनलॉक में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर ए ग्रेड के अधिकारियों को जो ए ग्रेड के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको 100% जो है अनलॉक किया जाएगा, मतलब 100% उनको ऑफिस आने की इजाज़त है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 50% क्षमता के साथ जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक तरह से देखा जाए तो अब अनलॉक की प्रक्रिया न सिर्फ शुरू हुई है बल्कि मैक्सिमम अनलॉक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अनलॉक कर दिया गया, वो फिर चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो या ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हो। हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे थिएटर्स हैं, इसके साथ ही जो है अलग अलग देखा जाए जो है चीज़ें हैं, तो अभी उनको अगले फेज में खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हों, इसको लेकर के टोटली अनलॉक सोमवार से किया जाएगा। सोमवार 5 बजे तक यूँ तो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से ज्यादा संख्या में पौधारोपण करने की अपील की है। वातावरण को स्वच्छ रखना
हर व्यक्तित्व, हर शख्स का ये कर्तव्य है कि वो वातावरण को साफ रखे। पेड़ पौधे, जल स्रोत की सुरक्षा का संकल्प सभी लोगों को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अपील लोगों से की है। वातावरण को कैसे साफ रखा जाए, इसमें सभी लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को कदम उठाने की जरूरत है। पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण में समन्वय रखना बेहद जरूरी है। हर शख्स को, हर व्यक्ति को पौधारोपण अभियान से जुड़ना चाहिए। प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है, इसलिए जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। मुझे विश्वास है कि वन महोत्सव के अवसर पर जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अंदर बृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चलेगा, कोरोना महामारी से बचाव करते हुए, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण के इस अभियान के साथ जुड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ के 35वें अधिवेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वर्चुअली अधिवेशन आज रखा गया है भारतीय मजदूर संघ के 35वें अधिवेशन का, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भारतीय मजदूर संघ सकारात्मक सोच रखता है। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी की मजदूर इकाई है और उसके 35वें अधिवेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और उसे वर्चुअली संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ यह देश का एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने सदैव राष्ट्र के हित के बारे में, उद्योग के हित के बारे में और श्रमिकों के हित के बारे में क्रमशः अपनी मांग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यही कारण है कि सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ अपने इस सकारात्मक सोच, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की जो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति रही है, आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़े मजदूर संगठन के रूप में, श्रमिक संगठन के रूप में भारतीय मजदूर संघ लगातार मजदूरों के हितों के लिए, समाज के हित के लिए, उद्योग के हित के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम में E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही साल 2020-25 के लिए भारत में एथेनॉल मिश्रण की कार्ययोजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप अभी जारी हुआ है। देश भर में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। पीएम ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है।
मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विश्व पर्यावरण एटा से अगली खबर है, जहां पर अवैध तमंचा लहराने वाला दबंग गिरफ्तार किया गया है। बीडीसी मेंबर के घर धमकी देने के लिए ये पहुंचा था। अपने साथियों के साथ बीडीसी सदस्य के घर पर यह दबंग पहुंचा था और तमंचा के साथ जो युवक है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। नया गांव थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का यह मामला है, जहां पर अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बीडीसी मेंबर के घर के बाहर है। इस शख्स को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यह दबंगई करने के लिए यहां पहुंचा था। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल सीमा पर तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस और एसएसबी की टीम ने की है। यह ज्वाइंट ऑपरेशन लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर हुई है। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की यह संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें तस्कर को पकड़ा गया है। तस्कर के पास से 32 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और बरामद ब्राउन शुगर की कीमत तकरीबन 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पीलीभीत के शारदापुरी इलाके का ये गिरफ्तार जो तस्कर है वो रहने वाला बताया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई है। एक तस्कर को लखीमपुर खीरी की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने एक संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और 17 लाख रुपए बरामद ब्राउन शुगर की कीमत बाजार में बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक 5 तारीख बुध को प्रदर्शित करता है, जो तेज ग्रह है। वहीं योगी जी का भाग्यांक नंबर 3 है, क्योंकि 5 तारीख 6 महीने की तारीख सन 1970 का योग 30 आ रहा है, जिसमें 3 शामिल है। 3 अंक गुरु को प्रदर्शित करता है। जाहिर है गुरु ग्रह काफी शक्तिशाली ग्रह है। वहीं मुख्यमंत्री योगी 50वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भी 5 अंक है जो उनके जन्म की तारीख है और बुध को प्रदर्शित करता है। यह साल योगी आदित्यनाथ के लिए काफी अच्छा है। और योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। इसमें ज्योतिषीय गणना जो है वो काफी माकूल योगी आदित्यनाथ नजर आ रही है। 5 जून 1972 को उनका जन्म हुआ। 5 अंक बुध को प्रदर्शित करता है। बुध को सबसे तेज ग्रह माना गया है और उनका जो भाग्यांक नंबर है वो 3 आता है। सुमित विजयवर्गीय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ की अगर हम जन्म तारीख के हिसाब से अगर देखें तो क्या कुछ उनकी आने वाली स्थिति एक एस्ट्रोलॉजर की नजर से आप देखते हैं? जी, न्यूमरोलॉजी के अनुसार 5/6/1972 का है, जिसका टोटल है 3 बनता है और डेट का नंबर 5 बनता है। और योगी आदित्यनाथ इसके 21वें मुख्यमंत्री हैं, उसका नंबर भी 3 बनता है। तो अभी योगी आदित्यनाथ अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं आज से, तो ये उनका 5 नंबर बनता है। 5 उनका फेवरेबल नंबर है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ की आने वाला समय
बाउंस बैक ईयर के रूप में सिद्ध होगा। यानी ये इस साल होगा या अगले, क्योंकि अगले साल 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें राजनीतिक तौर पे तो ये उनके राजनीतिक तौर पे आप उसको देखना चाह रहे हैं ना, तो इसमें बात यह है कि जो 2022 है उसका नंबर हो जाएगा 6 एक ही नंबर है, तो ये भी उनके लिए फेवरेबल रहेगा। और उस समय योगी आदित्यनाथ अपने 50वें वर्ष यानी कि 5 नंबर में चल रहे होंगे, तो इसलिए ये भी उनके लिए फेवरेबल रहेगा। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक अभय सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपराधिक साजिश की धाराओं में पूर्व विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज किया गया है। सुरेंद्र कालिया के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ है। अभय सिंह के कहने पर सुरेंद्र कालिया ने खुद पर ही फायरिंग करवाई थी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इस पूरे प्रकरण में फंसाने की साजिश थी। जुलाई 2020 में सुरेंद्र कालिया के काफिले पर फायरिंग हुई थी और इस मामले में आरोप यह है कि काफिले पर फायरिंग साजिशन करवाई गई थी ताकि उसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नाम को घेरा जाए और धनंजय सिंह को इस मामले में फंसाया जाए। और इस पूरे प्रकरण के पीछे जो पूर्व विधायक हैं अभय सिंह, उनका भी रोल काफी अहम है और इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, मामला क्या था और किस तरीके की साजिश इसमें हुई थी? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा प्रकरण जो है 2020 में उठा था, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के विरुद्ध जो है एक बड़ी साजिश रची गई थी। सुरेंद्र कालिया ने खुद पर गोली चलवाई थी, फायरिंग करवाई थी और उस फायरिंग में बाकायदा 307 का आरोपी बनाने को लेकर के कहीं ना कहीं से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और उसकी जब जांच लखनऊ पुलिस द्वारा और एसटीएफ के यूनिट के द्वारा की, तो उसमें सर्विलांस के माध्यम से सुरेंद्र कालिया के द्वारा एक रचा हुआ षड्यंत्र माना गया। पूछताछ हुई। पूछताछ से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुज, जब सुरेंद्र कालिया से पूछताछ होनी थी, वह कोलकाता यहाँ से चला गया था। उसके 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था जुलाई 2020 में। उसके बाद से लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। मुख्तार अंसारी से भी सीधा कनेक्शन। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।